दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जहां भी हैं अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन को अच्छे से संचालित कीजिए एक स्ट्रक्चर वे में। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में हम यहां पर आप सबों के बीच लेकर हाजिर हैं कुछ स्पेशल। अब ये स्पेशल क्या है अभी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, सबसे पहले हम उस प्रश्न को देखेंगे। 70वें अति विशिष्ट रेल पुरस्कार या फिर रेल सेवा पुरस्कार के तहत जो अभी हाल ही में 100 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है, इसी संदर्भ में यह प्रश्न है कि इस पुरस्कार समारोह में ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे अर्थात पूर्व मध्य रेलवे के जो हाजीपुर में इसका मुख्यालय है, वैशाली जिले में, बिहार में, तो यहाँ के कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है हमने डिटेल में आपको बतलाया था, और साथ ही साथ किनको सम्मानित किया गया ये सूची भी हमने आपको दिखलाया था। पूरी की पूरी जानकारी आपको दिया गया। कुल 8 रेल कर्मी को यहाँ से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक एग्जाम में ये भी तो सवाल पूछा जा चुका है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। हाजीपुर में है, लेकिन वास्तव में पूछा गया था किस जिले में है, तो वैशाली जिले में। फाइनली हम आपको बतला दें कि आज वाले इस क्लास में आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड टेस्ट है। बहुत दिनों से आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था। यहां पर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे कि तैयारी का स्तर क्या है, और साथ ही साथ मैं भी जान पाऊंगा कि जो हम आपके लिए मेहनत इतना कर रहे हैं तो क्या आप लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं या फिर नहीं। इस वीडियो में 10 प्रश्न आपको दिखेंगे और 10 के 10 हमने ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, अपने आप में ये प्रबल संभावना रखती है किसी भी एग्जाम में ये आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ प्रश्न के मतलब बाद में आंसर तो बतलाएंगे ही, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखलाएंगे, ताकि अगर किसी भी पॉइंट में कभी कोई भी कंफ्यूजन यहां पर आपको हो तो यहीं पर आपका क्लियर हो जाए। इसका पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगा, अन्यथा डेली बेसिस पर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। चलिए, यहां पर 10 प्रश्न है, पूरे क्लास को ध्यान से देखना है। वीडियो के अंत में मुझे बताना है कितना अंक आपने अर्जित किया। प्रत्येक प्रश्न 10 जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स हुआ आपका 100। चलिए, पहला प्रश्न आपके बीच है। अच्छा, एक बात और, इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का यहां पर मिश्रण आपको दिखेगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों के रूप में किन देशों को नियुक्त किया गया है। चलिए, तो इसका आंसर कीजिए कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 से 5 सेकंड हम आपको टाइम देंगे। इस बीच आपको समझना है कि आंसर इसका क्या है, और लिखते जाइएगा, काउंट करते जाइएगा। देखिए, फिलहाल यहां पर आपको बतला दें, करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। दोस्तों, आपको मालूम होगा जब इसको लेकर हम आपको पढ़ा रहे थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, हमने आपको बोला था कि 5 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 जो अस्थायी सदस्य है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी 5 की नियुक्ति हुई है तो इन्होंने किसी 5 देश का स्थान लिया है, यानी कि 10 जो देश हैं वो 5-5 के 2 ग्रुप में होते हैं। जैसे अभी इन्होंने किन देशों का स्थान लिया है, तो यहां पर देखिएगा, अभी ये नए देश नियुक्त हुए हैं, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है, 31 दिसंबर 2027 तक के लिए है, 2 साल के लिए। अब किनका स्थान लिया है, तो अल्जीरिया, गुयाना, अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया गणराज्य, सियारा लियोन और स्लोवेनिया, मतलब इनका स्थान लिया है। अब यहां पर देखिएगा, अभी वर्तमान में अन्य 5 सदस्य कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया है। 2026 31 दिसंबर तक इनका कार्यकाल है। अब आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2027 को इन 5 मतलब देशों की जगह पर 5 नए देश होंगे। एक बात यहां पर यह समझिएगा, यहां पर नया जो निर्वाचित हुआ है इसमें एक देश दिख रहा है आपको, लातविया। लातविया को लेकर यह ध्यान रखिएगा, यह पहली बार है जब सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। और अभी हम क्या आपको बोल रहे थे, 15 सदस्यीय निकाय है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, और इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य हैं।
और इसमें जो हमने आपको बोला 5-5 का ग्रुप में होता है और एक प्रत्येक साल मतलब एक ही बार में नहीं है, अगर एक ही बार में नियुक्ति होगी तो 2 साल बाद मतलब सबकी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 5-5 के ग्रुप में होता है। आई होप ये आप समझ चुके हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कर्नाटक बेंगलुरु की मेजर स्वाति सांता कुमार, जो भी खबरों में इन्हें अभी हाल ही में यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा अभी संयुक्त राष्ट्र की हो रही है तो हमने यहां पर बतला दिया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को रेजिलेंट यानी कि चारगाह भूमि और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को महिला कृषकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह भी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम यहां पर फिर से अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार की राजधानी पटना में पुराने पावर हाउस को, ध्यान रखिएगा, पुराने पावर हाउस को पावर म्यूजियम में बदलने की परियोजना के बारे में कौन सा विवरण सही है? ये प्रश्न यहां पर है, दूसरा नंबर। अब यहां पर सभी को पढ़िए। एक तो बात यह है कि ये जो पावर हाउस है ये करबिघिया एक जगह है पटना में, वहीं पर है। अब इससे संबंधित कौन सा जो कथन है वो सत्य है? चलिए आंसर करने का प्रयास कीजिए कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा। आई होप कि अब तक आपने सवाल को अच्छे से समझ लिया है और इसको पढ़ भी लिया है। देखिए यह जो है भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा ऊर्जा संग्रह, नहीं ये कथन असत्य है। यह बिहार का 7वां निजी संग्रहालय होगा, नहीं यह भी असत्य है। अगला, यह देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय है। पावर म्यूजियम में ये देश का पहला होगा और दुनिया का ये चौथा संग्रहालय होगा, ये यहां पर सत्य है। और यह केवल पवन ऊर्जा पर आधारित होगा, नहीं ये बिल्कुल असत्य है। दोस्तों इस पावर हाउस को लेकर यहां पर डिटेल में जानकारी आपके बीच हमने रखा है। अच्छा टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल प्रश्न पे फोकस कीजिए। अभी जो चीजें हम आपको दिखला रहे हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बीपीएससी मेगर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से पीडीएफ को जरूर डाउनलोड आप सभी को करना है। चलिए फिलहाल यहां पर उस जानकारी आपके बीच हमने रखा है। एक चीज और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी परियोजना को नीतीश कुमार ने हरी झंडी दी। अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं 10वीं बार, मतलब 10वीं कार्यकाल को लेकर हम बात कर रहे हैं। नए नए नियुक्त हुए हैं। नवंबर 2025 में 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं नीतीश कुमार। ये बहुत एक लंबा कार्यकाल रहा इनका। लेकिन एक चीज समझिएगा, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। ऐसे तो 2005 कई स्रोत में आपको दिखेगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा पहली बार वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। ये पूरी की पूरी जो इमेज है ये आप देख रहे हैं। 10वीं बार 2025 में शपथ लिए हैं। बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान पटना में तिरंगा फहराने वाले, मतलब कि सबसे अधिक बार फहराने वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 19 बार फहरा चुके हैं। 14 बार का रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह के नाम था। चलिए आइए यहां पर अगले प्रश्न पे। आईटी पटना में हाल ही में स्थापित बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है और यह किस मिशन का हिस्सा है? आई होप कि प्रश्न को देखते ही आप आंसर कर दिए होंगे। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, आईटी पटना में भी हाल ही में स्थापित बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया है, इसका नाम है परम रुद्र। लेकिन दोस्तों एक जानकारी इसको लेकर तो यहां पर जानकारी है ही, लेकिन एक जानकारी वर्ष 2024 ने आईटी नहीं बल्कि पटना के सीडैक केंद्र ने, यानी कि यहां पर आप ये बोल सकते हैं खुद का, ये बिहार द्वारा बिहार का अपना सुपर कंप्यूटर है परम बुद्ध, जो लॉन्च किया गया था। ये बिहार ने खुद ही तैयार किया, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन ये वाला जो हम बात कर रहे हैं ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है? तो परम रुद्र। इस बात को नोट कर लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मावेन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने आज आपके बीच इसलिए भी रखा है क्योंकि रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछा गया था, जो कि आर्टेमिस कार्यक्रम भी कुछ इसी प्रकार का पुराना है। फिलहाल चर्चाएं हम कई बार आपके बीच कर चुके हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। फिलहाल यहां पर इस पर केंद्रित होंगे। पैटर्न सेम है, वो भी प्रश्न इसी रूप में पूछा गया था। अभी मावेन मिशन खबरों में है, चर्चा में है, ये नासा से संबंधित है, 2013 में लॉन्च हुआ है। और क्या पूछा गया है? मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर कर चुके हैं। देखिए करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, मंगल ग्रह के वायुमंडल के विकास और उसके अंतरिक्ष में क्षरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। मतलब ये इसका करेक्ट आंसर था। बेसिकली मंगल ग्रह के वायुमंडल के विकास और उसके जो मतलब क्षरण प्रक्रिया हो रही, इसका एक प्रकार से रिसर्च पर यह आधारित था। ये ध्यान रखिए, संबंधित किस ग्रह से है? मंगल ग्रह से। और आई होप कि आप लोग सही से आंसर कर रहे हैं। अगर गलत भी हो रहा तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। अब यहाँ पे गलती कर रहे हैं, मान लीजिए इसका ही आंसर आपने गलत किया, अभी हमने आपको बतला दिया, तो ये आप सीख गए एक सवाल यहाँ से, है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये डायलॉग किसका है? सोनू का है, वही नालंदा वाले सोनू, कुछ दिन पहले जो वायरल हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अभी याद रखिएगा इसको लेकर, नासा का इस मिशन को लेकर हमने जो जानकारी मतलब प्रश्न के रूप में आपको दिया, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, शॉर्ट में माविन। ये नासा का ही एक खास करके मिशन है। 2013 में लॉन्च हुआ था और 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। फिर भी सवाल वही है कि सर अभी खबरों में क्यों है? तो संपर्क स्थापित करने में कुछ गड़बड़ी आई, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस वजह से भी हाल ही में ये खबरों में निकल कर आया। तो ये चीजें यहां पर आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि बात हम यहां पर अंतरिक्ष की या फिर वायुमंडल की कर चुके हैं, तो ऐसे में हम सौर मंडल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों यहां ये जो पॉइंट, ये जो तस्वीर के माध्यम से आपके बीच हम आपको समझाना चाह रहे हैं, वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सौर मंडल का मुखिया कौन सा ग्रह है, मतलब कौन है? तो वो सूर्य है। सूर्य भी एक प्रकार का ग्रह ही है। ठीक है, तो अब यहां पर समझिएगा कि वर्तमान में जो ग्रह है वो 8 है। पहले 9वां ग्रह हुआ करता था प्लूटो, जो कि 2006 में इसे खास करके ग्रहों की संज्ञा से हटा करके उसे 52वां ग्रह की संज्ञा दिया गया। क्लियर है? इतना आप लोग जानते हैं। लेकिन एक सवाल जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार जो मतलब एक पाथ पर वो घूर्णन करते रहता है, घूर्णन और परिक्रमण जो ग्रहों की बात होती है, ऐसी मतलब चीजों को आप लोग पढ़ते भी हैं। तो दूरी हम यहाँ पर देखेंगे, सूर्य से अगर हम क्रम के आधार पर दूरी की बात करें तो कौन कौन सा ग्रह है, तो सबसे नजदीक कौन है, ये भी एक सवाल है। बुध जो है वो सबसे नजदीक है। आप क्रम याद रखिए, सूर्य के बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम है, ये ध्यान रखिएगा। अरुण वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, मतलब सबसे लास्ट में। ये इसको याद रखना काफी जरूरी है। और बात अगर हम यहाँ पर चंद्रयान की करें, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके बीच हमने रखा है, कई बार आपको पढ़ाया। फिलहाल आइए अगले प्रश्न पे। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सवाल यह है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, इस बैंक अवार्ड में ये किसे दिया गया है? समारोह जो आयोजित हुआ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको दिया गया? एशिया पैसिफिक बैंक का बेस्ट बैंक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बैंक जो भारत का है। इंपॉर्टेंट सवाल है और आई होप कि फट से आप लोग आंसर कर दिए होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर वो चीजें किस लिए सम्मान मिला है, वो चर्चाएं आपके बीच हमने किया है। देखिए सिलीसेट झील जो कि भारत का 96वां रामसर साइट या फिर वेटलैंड घोषित हुआ है। रामसर साइट या फिर वेटलैंड साइट बोल लीजिए, दोनों एक ही होता है, क्योंकि ये आर्द्र भूमियों के प्रकार से मान्यता देता है। 1971 में जो रामसर ईरान में एक समझौता हुआ था, उसी के मतलब अनुरूप यहाँ पर किसी भी वेटलैंड को वो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देता है उसके संरक्षण को लेकर। तो अभी हाल ही में जो दिया गया है, ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। राजस्थान का एक जिला है अलवार, यहीं पर विकल्प नंबर सी यहां पर इस अलवर, अलवार नहीं बल्कि अलवर यहां पर है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको ये बतला दें कि अभी हाल ही में अगर हम देखें कि बिहार को लेकर, अच्छा बिहार को लेकर जानकारी आगे है, पहले राजस्थान को लेकर देख लीजिए कि राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखिएगा तो बिहार को अभी हाल ही में कई सारे रामसर साइट मिले हैं। उसमें अगर आप संख्या की बात करें तो बिहार में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। सबसे नया वाला कौन सा है? कटिहार का जो गोगावेल है। आइए एक नजर सूची पे हम डालते हैं। यहां पर देखिएगा कांवर झील, अब तक अगर 2024 से पहले की बात करें, बेगूसराय में जो है कांवर झील, ये एकमात्र मतलब रामसर साइट था बिहार में। लेकिन अच्छा यहां पर गलत है, इसको सुधार कीजिएगा, ये 2024 होगा,
23 नहीं होगा, ये 24 होगा। 2024 में पर्यावरण दिवस के अवसर पर जमुई में जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है इसको शामिल किया गया, क्लियर है। फिर उसके बाद सितंबर 2025 में दो और जगह को, जो कि बक्सर का गोकुल जलाशय, पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील, तो कितनी हो गई संख्या? 2, और उसके बाद 2 4 1 5, और छठा जो है ये कटिहार का गोगा बिल अक्टूबर 2025 में। रामसर साइट्स की संख्या बिहार में है 6, काफी इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस समय। अच्छा, ये डेटा जो है पुराना हो चुका है, 94 नहीं, इसको यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जो है रामसर साइट्स की संख्या अब तक के डेटा के आधार पर 96 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, रामसर साइट एक प्रकार का जो जो स्थल है वो एक प्रकार का आर्द्रभूमि स्थल होता है। 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था, एक हस्ताक्षर हुआ था। अच्छा, एक बात और, रामसर मतलब जो समझौता हुआ था इससे संबंधित 2 फरवरी को 1971 में, तो इसी दिन को चिन्हित करते हुए एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि आर्द्रभूमि दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और यह है बिहार की पक्षी गोरिया, बहुत प्यारी सी नन्ही से। चलिए, अच्छा दोस्तों, यहां पर एक बात और, बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अब तक तो ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर वे में। तीनों पेपर का टेस्ट आपको हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, सब्जेक्ट वाइज 120 टेस्ट है। तैयारी का आकलन आप अच्छे तरीके से यहां से कर पाएंगे। आप कहीं भी हैं, कंप्यूटर, पीसी में, मोबाइल में, कहीं पर भी लॉगिन करके अपने आईडी पासवर्ड से एकदम अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं। बहुत बेनिफिट यहां से मिलेगा, आप खुद से निर्धारण कर पाएंगे कि तैयारी का स्तर क्या है। काफी लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं, एक नाम मात्र की फी पर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल मनरेगा को लेकर जो अभी हाल ही में मतलब इतनी सारी जानकारी निकल कर आई है, इसको लेकर कुछ विशेष बातें हम आपको बतलाएंगे और एकदम सिस्टमेटिक वे में। ध्यान दीजिएगा, अभी केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर क्या करने को लेकर मंजूरी दी है। आप इसका पहले आंसर कर लीजिए। आई होप कि आंसर आप लोग यहां पर प्रश्न को देखने के साथ ही कर दिए होंगे कि राइट आंसर जो है वो वास्तव में यहां पर क्या है। चलिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण। विकसित भारत को क्या बोलेंगे? VB, और उसके बाद इधर रोजगार आजीविका। अच्छा, यहाँ पर देख ही लीजिए मैं क्या लिखूं, यहाँ पर देख लीजिए, VB राम जी, एक प्रकार से राम जी के नाम को लेकर के ये आप यहाँ पर भावार्थ निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये नाम देने का प्रयास किया गया, और जो ब्रैकेट में है ये है ग्रामीण, इसका अर्थ होता है ग्रामीण, मतलब ये ग्रामीण को लेकर है, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक चीज और हम आपको बतलाएंगे। ऐसे तो यहाँ पर मनरेगा की शुरुआत जो हुई थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी, 2005 में अनंतपुर से हुई थी, आंध्र प्रदेश में। ये चीजें हमने कहीं लिखा है क्या? अच्छा, 2005 में हुई थी, अनंतपुर से हुई थी, वो चीजें यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। एक सेकंड रुकिएगा। 2 अक्टूबर, अच्छा हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया था। पहले तो नारेगा योजना था, बदल के से किया गया मनरेगा। इतना तो ये परिवर्तन 2009 में गांधी जयंती के अवसर पर जो हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों याद आप लोग रखिएगा, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है वहां पर ये योजना को लेकर, अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि ये योजना वहां पर अभी अस्तित्व में नहीं है। दरअसल आपको ध्यान रखना है, कुछ धोखाधड़ी को लेकर के यहां पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में बंगाल का जो मनरेगा का फंड था उसे रोक दिया था। कब? तो 2021 में ही, दिसंबर महीने में। लेकिन दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप यहां पर बंगाल सरकार, जो ममता बनर्जी सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी आवाज को ले गई। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके बाद, मतलब 2021 में जब शुरू हुई थी उसके बाद 2024 में एक योजना शुरू करती है, मतलब पश्चिम बंगाल सरकार, उसका नाम देता है कर्मश्री योजना। इसको समझिएगा, 2021 में रोक लगाया गया, 24 में एक योजना आती है कर्मश्री योजना, और यहां पर ये आपको ध्यान रखना है 75 दिन काम की गारंटी देता है, जबकि मनरेगा वाला 100 दिन है। हालांकि अब जो नाम परिवर्तन हुआ है, इसमें संशोधन हुआ है, तो अब ये 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, एक सवाल हो सकता है। अब यहां पर मार्च 2024 में जब योजना की शुरुआत हुई, ये चीजें संचालित हो रही थी, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हाल ही में जब भारत सरकार ने नाम जो परिवर्तित किया, राम जी के नाम को लेकर, मतलब ये चीजें आपको देखने को मिला
कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार ने महात्मा गांधी के अपमान स्वरूप इसको लिया, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया गया उस योजना से। अब यहाँ पर इसी को लेकर अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मश्री योजना का नाम बदलकर अब इस योजना का नाम महात्मा गांधी के सम्मान में महात्मा श्री कर दिया है। क्लियर है? आई होप कि आप यहाँ पर अब इसको समझ चुके हैं कि मामला पूरा क्या है। फिलहाल अभी भी इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं कहीं कहीं पर, तो ये चीजें आपको देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है। अभी हाल ही की बात है, ये चीजें हो रही है, तो ये क्लियर है यहाँ पर। चलिए उसके बाद यहाँ पर मनरेगा से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सवाल यहीं से बनते हैं, तैयारी बेहतरीन होगी तो हर प्रश्न आपका हल होगा। दोस्तों चलिए आइए इसको स्किप कीजिए, आते हैं अगले प्रश्न पे। आंसर कीजिए, सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से, अविभाजित इन द सेंस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर झारखंड और बिहार सम्मिलित प्रांत की हम बात कर रहे हैं, तो अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल में से कितना जल बिहार को मिलेगा। तो ये जो समझौता था, दरअसल आपको ध्यान रखना 10 जुलाई 2025 को ही हुआ था, और ये कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था, 27वीं बैठक थी, और वहां पर ये दोनों राज्यों के बीच तय हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी जनवरी 2025 में इस पर मोहर लगा दी बिहार सरकार ने, इसको मंजूरी दे दिया बिहार कैबिनेट ने। तो ये जो समझौता हुआ था, बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फुट जो जल मिलेगा, और रिमेनिंग जो 2 मिलियन एकड़ फुट जो जल है वो झारखंड को लेकर। आई होप कि ये सवाल आपने सही किया होगा, हमने अच्छे से आपको क्लास में पढ़ाया भी था। यहाँ पर देख सकते हैं 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी 2025 में, ये वही की तस्वीर है। हालांकि उस समय घोषणा हो गया था, समझौता हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको मंजूरी दिया है बिहार सरकार ने। देख रहे हैं वो चीजें यहाँ पर हमने एक चीज ध्यान रखिएगा, लगभग आप ये बोल सकते हैं कि 50 वर्ष पुराना जो विवाद था ये अब समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, नदियों को लेकर जो बात हो रही है, ये बिहार वाले मैप पर नदियों की स्थिति को आप देख रहे हैं, ये रिवर मैप है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सोन नदी की, एक्चुअली ये सोन नदी यहाँ से बिहार के रोहतास जिले से प्रवेश करती है। इस जगह को जहाँ से प्रवेश करती है इसे डेहरी ऑन सोन कहा जाता है, और मुहाने का निर्माण करती है यहाँ पर पटना में एक जगह है मनेर, तो यहाँ पर गंगा में समा जाती है। दोस्तों यहाँ पर गंगा की बात हो रही है, तो ये वाला जो नदी है, ये देखिएगा यहाँ पेन की तरफ, ये नदी है गंगा नदी। ये बक्सर में एक जगह चौसा, यहाँ से बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है, और कटिहार में एक जगह मनिहारी, वहां पर बिहार के क्षेत्र को छोड़ देती है। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो नदी आपको देखने को मिल रहा ये है घाघरा, लेकिन यहाँ पर जो ये नदी है, यहाँ पर नाम आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये नदी है कर्मनासा नदी। ये चीज ध्यान रखिए। कोसी जो बिहार की शोक की नदी है, ये सुपौल से प्रवेश करती है बिहार में। इंपॉर्टेंट है, नदी बेसिन को भी आप देखने का प्रयास कीजिए, ये है सोन बेसिन, और ये वाला जो लाइन है यही आपको दिख रहा है सोन नदी। चलिए अब यहां पर एक जानकारी और हम आपको दे दें, सोन नदी बंटवारा जो जल बंटवारा समझौता है, जो अंतरराज्यीय जो विवाद है, एक प्रकार से जल विवाद, इसको लेकर मेंस का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न अच्छी तरीके से आपको हमने करवाया है। आप लोग अगर बीपीएससी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप लोग जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स के इस बैच में, बीपीएससी मेंस का जो करंट अफेयर्स का गोल्ड कोर्स है। अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि एवं नृत्य कलानिधि पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों पहला कथन देखिए, हम क्या कह रहा है कि विचार कीजिए। पहला कथन है कि संगीत कलानिधि को कर्नाटक संगीत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आपको क्या लगता है, कहा जाता है या फिर नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अगर आप यहां पर इसको सही माने हैं तो बिल्कुल सही है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 के लिए आर के श्रीराम कुमार को दिया गया, ये भी सत्य है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 के लिए नीना प्रसाद को दिया गया, नहीं, नीना प्रसाद को नहीं दिया गया। केवल ए और बी यहां पर सत्य है, मतलब यहां पर केवल 1 और 2 सही है, कथन 1 और कथन 2। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में है। दोस्तों इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन है। 2025 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार, नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को, दोनों को आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। 2024 को लेकर भी लगे हाथों ध्यान रख लीजिए, 2024 में टीएम कृष्णा और नीना प्रसाद को
यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पे। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। विकल्प है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू या फिर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। अगर आप विकल्प नंबर सी को सिलेक्ट किए हैं, जिन्होंने पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का स्थान लिया है संगम कुमार साहू ने, ये पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से? तो 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आप यहां पर इन्हें देख रहे हैं और 44वें, 45वें, 46वें की सूची है तथा 47वें तो अभी बने ही हैं। अभी अब तक उड़ीसा उच्च न्यायालय में थे, लेकिन अभी हाल ही में नियुक्ति हुई पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। क्लियर है? समाप्त हो गया 10 प्रश्न। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया। और ये रहा आज का मतलब प्रश्न। अब यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों दोनों बात लिखिएगा, कितने प्रश्नों को आपने हल किया, मतलब 100 में से कितना प्रश्न सही हुआ, मतलब 100 में नहीं, मतलब अंक आपने कितना अर्जित किया। एक प्रश्न 10 अंक का था, अगर आपके 5 सही हुआ तो 50 अंक हुआ। आप जरूर बतलाइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और इसको मतलब आंसर भी इसका भी लिखना है। चलिए, करंट अफेयर्स का ये बैच अगर अभी तक आपने नहीं लिया है या फिर इसके अतिरिक्त और भी बैच हैं, आप ले सकते हैं। तमाम कोर्स पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।